Hello dear students, very warm welcome to ICT Virtual Classroom देहरादून. My name is समता और बच्चों क्लास 12th में आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो बिना देरी किए हुए हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. बच्चों जैसा कि चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट हो चुका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पढ़ना है. किसी भी प्रकार का जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो चाहे किसी प्लांट में हो रहा हो, चाहे किसी जंतु में हो रहा हो, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में भी अगर हो रहा हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको आप 3 पार्ट्स में 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. तो 3 स्टेजेस में डिवाइड करने का मतलब ये है कि मेन जो इवेंट है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट. जब आपका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका मिडिल इवेंट है, जिसको आप निषेचन की प्रक्रिया कहते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं. उसके पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. यानी कि बिल्कुल आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि खाना पकाने से पहले आपको रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के लिए रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करना पड़ता है. उसके बाद फिर आप खाना पकाते हैं और उसके बाद फिर खाना परोस के खाया जाता है. बिल्कुल ऐसे ही स्टेजेस में आप सोचें तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में यूज होने वाले जो मटेरियल्स हैं उनकी तैयारी, उनका तैयार होना, वो रेडी हो जाएं फर्टिलाइज करने के लिए. तो वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स का बनना किस तरह से बनते हैं, किस तरह से वो मैच्योर होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्पफुल हैं मेल और फीमेल गैमीट्स के बनने में और उसके मैच्योर होने में. तो आपको क्या पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन से पहले उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना होगा और मेल और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसके बारे में पढ़ना होगा. उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा और उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन. जब हो गया तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, डिप्लॉयड जाइगोट. देखिए जो आपका जैसे क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इंसान में कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46. तो वो जब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है तो क्या होता है, उसमें मियोसिस, हमेशा क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और उसके बाद क्या होंगे, हैप्लॉइड गैमीट्स का निर्माण होता है. ठीक है, मेल में भी फीमेल में भी हैप्लॉइड गैमीट्स का निर्माण होगा, यानी कि वो एन हो जाएंगे और उसके बाद फिर जब फ्यूजन होगा तो एन एन फ्यूज होके फिर से 2n बना देंगे. यानी कि तब क्या होगा, तब कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम फीमेल. तब उसके बाद फिर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनेगा 46 क्रोमोसोम्स का, वो माता और पिता दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें और उसके बाद फिर दोनों के गुण, यानी कि क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स मेल से आएंगे 23 फीमेल से आएंगे, तो वो जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का सेट रेडी होगा 46 क्रोमोसोम्स का, उसमें दोनों के गुण आ जाएंगे, दोनों के गुण क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे. और उसके बाद फिर जो जाइगोट होता है, जाइगोट माँ के गर्भ में इम्प्लांट हो जाने का मतलब है कि अंतररोपण हो जाता है. गर्भ जैसे जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट के रूप में, फिर उसके बाद क्या होता है, वो सेल्स उसकी बढ़ती जाती हैं. 2 सेल्स के बाद 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से फिर 64, तो ऐसे करके बढ़ती जाती हैं, डेवलपमेंट होता जाता है और उसके बाद फिर वो जो एम्ब्रियो के रूप में बनता है, भ्रूण के रूप में, जब केवल एक शरीर की आप ये कह सकते हैं कि आउटलाइन सी बन जाती है, भ्रूण जब बन जाता है उसके बाद फिर वो इम्प्लांट हो जाता है. वोम्ब में क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है और इम्प्लांट होने के बाद, उस इम्प्लांट का मतलब कि वो शरीर के अंदरूनी दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है. क्या हो जाता है, चिपक जाता है. और जब गर्भ में भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद फिर धीरे धीरे
डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट में बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। 9 मंथ्स से लेकर के कहीं कहीं देखा गया है कि 10 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाते हैं गर्भावस्था की पीरियड में, यानी गेस्टेशन की पीरियड में। तो फिर गर्भावधि को कंप्लीट करने के बाद फिर क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, यानी कि प्रसव की प्रक्रिया होती है, तब शिशु का आगमन होता है। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये है कि इसको जो बच्चे क्लास 12th में हैं तो वो नीट की भी तैयारी कर रहे होंगे या किसी मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे होंगे, तो इसलिए ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है क्लास 12th में कि आपको यू शुड नो, ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस। क्या होता है आपका, गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन और ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स क्या कहलाता है आपका, गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। देखिए जो ये इवेंट्स हैं, गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन, इसमें से इसको 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कैसे होता है, देखिए 3 स्टेजेस होंगी। पहला है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स आपका निषेचन पूर्व प्रक्रियाएं। पूर्व निषेचन, ठीक है। सेकंड आपका है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब आपकी निषेचन की प्रक्रिया, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड उसके लास्ट में आपका होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भावधि और प्रसव, वो तीनों फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। तो वो कहलाएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अब इसमें प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है, दो प्रक्रियाएं प्री फर्टिलाइजेशन में। एक तो आपका गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मकों का बनना। गैमीटोजेनेसिस का मतलब युग्मकों का बनना। और दूसरा आपका गैमीटोजेनेसिस के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। देखिए पहले गैमीट्स बनेंगे और उसके बाद क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि मेल फीमेल गैमीट्स का एक दूसरे के पास पहुंचना क्या कहलाएगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। जिसमें आप सबको पता है कि वो हर तरीके के फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे एप्लीकेबल होगा। कि ज्यादातर क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होता है वो आपका बहुत ज्यादा मोटाइल नहीं होता, और मेल गैमीट क्या होता है, मोटाइल होता है, यानी कि चलनशील होता है। तो क्या होगा, मेल गैमीट ही फीमेल गैमीट तक जाएगा। गैमीटोजेनेसिस का मतलब युग्मकों का बनना, युग्मक जनन जिसको कहते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है गैमीटोजेनेसिस। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स का मतलब युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। युग्मक जनन में 2 प्रक्रिया होगी, एक तो आपका मेल गैमीट्स बनेंगे और दूसरा आपका बनेगा फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट जो बनेगा, गैमीटोजेनेसिस में बनेंगे 2 गैमीट्स, ठीक, आपका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट बनेगा बच्चों, इस प्रक्रिया को कहेंगे
मेल गैमीट जो होता है वो कौन सा होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट आपका होता है ओवम। तो स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा, मेल गैमीटोजेनेसिस की प्रक्रिया में मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए ये वर्डिंग्स ही आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझ लेनी है, क्योंकि वर्डिंग्स ये बार बार बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स में आएंगी बच्चों। चैप्टर नंबर 3 में भी आ रही है, 4 में भी आएगी, 5 में भी इन्हीं शब्दों का यूज होगा। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। oogenesis, फीमेल गैमीट का निर्माण क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है, और मेल गैमीट का निर्माण क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। और अगर केवल गैमीट्स के फॉर्मेशन की बात करें तो आपका कहलाता है गैमीटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में इसमें बनेंगे स्पर्म्स और इसमें बनेंगे ओवम। संख्या आप सबको पता है, स्पर्म्स की संख्या मिलियन काउंट्स में होती है, ओवम की संख्या बहुत कम होती है, 1 और मैक्सिमम 2। तो स्पर्म्स और ओवम इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बनेगा आपका जाइगोट। फर्टिलाइजेशन की क्या बात बनेगा बच्चों, जाइगोट। अब यहाँ पे जब गैमीटोजेनेसिस में मेल स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होते हैं हैप्लॉइड, स्पर्म्स और ओवम भी हो जाएगा हैप्लॉइड। ऊपर 2n रहेगा। कोई भी अगर पेरेंट बॉडी है तो वो कैसी होती है, 2n होती है। इसके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। तब जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये n यहाँ एक पेरेंट से n और दूसरे पेरेंट से n, और फिर जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 2n। लेकिन इस 2n में और इस 2n में फर्क ये है कि ये 2n जो है वो सेम बॉडी का है, और ये 2n जो है जिसमें आपका 23 फ्रॉम डिफरेंट एंड 23 डिफरेंट, तब 46 कंप्लीट होंगे। इसमें आपका 23 माँ से और 23 पिता से, तो गुण दोनों के मैच होंगे। तो इस प्रकार में क्या होता है, सबसे पहला ये है कि आपकी विभिन्नता दिखाता है। क्या होता है, इसमें विभिन्नता प्रदर्शित होती है। जैसी माँ है, जैसे पिताजी हैं, तो जो शिशु होगा वो एकदम एक समान, ना तो माँ के जैसा हो सकता है ना वो पिता के जैसा हो सकता है। वो कुछ गुण उसमें माँ के होंगे और कुछ गुण उसमें पिता के भी होंगे। और ऐसा ही नहीं, पिता की पुरानी पीढ़ियों से भी कुछ गुण आएंगे और माँ की भी मैटरनल फैमिली के पीछे के कुछ पीढ़ियां हैं, उनके भी कुछ गुण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, थ्रू क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद होता है आपका फर्टिलाइजेशन का इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है जहां पे आपका जाइगोट बनता है। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। जाइगोट कैसा होगा, 2n होगा, यानी कि डिप्लॉयड होगा। और जाइगोट फिर आपका जाइगोट जब सेल्स में डिवीजन कर करके क्या करता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट, या इसी को आप ब्लास्टुला कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, और उसके बाद फिर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करके फिर पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी। तो अब इस तरह से ये जो है, ये दोनों 1 and 2 ये दोनों आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ गए। ये आपके आ गए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक। ये है आपका बीच का बच्चों, ये है 3 नंबर जो है, ये है आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इटसेल्फ फर्टिलाइजेशन ही लिखा हुआ है। उसके बाद आपका ये तीनों पीरियड्स, ये तीनों जो प्रोसेसेस हैं, ये आपकी हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो मतलब कि जो ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस
तीन भागों में बांट करके आप इसको समझ सकते हैं, गेमेटोजेनेसिस और इंसेमिनेशन। समझना है गेमेटोजेनेसिस क्या है, अलग अलग बॉडी में गेमीट्स का फॉर्मेशन होना, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाएगा, गेमेटोजेनेसिस कहलाएगा। इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि मेल गेमीट का फीमेल गेमीट तक पहुंचना, ठीक है, मेल गेमीट का फीमेल गेमीट तक पहुंचना जिस प्रोसेस से होता है वो प्रोसेस कहलाती है इंसेमिनेशन, और इसी को आप कहते हैं, हिंदी में ये कहलाता है वीर्यसेचन। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे प्लांट्स में पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया थी उससे आप इस प्रक्रिया को कंपेयर कर सकते हैं। पॉलिनेशन में क्या होता, मेल गेमीट का फीमेल गेमीट तक पहुंचने का प्रोसेस जो था, मेल गेमीट स्टिग्मा पे लैंड कर रहा था, उसी तरह से जो मनुष्य है, मनुष्यों में क्या होता है, मनुष्यों में ये मैनुअली होता है, तो मेल गेमीट्स का फीमेल गेमीट्स तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट टू फीमेल गेमीट, क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन, और इसको आप हिंदी में वीर्यसेचन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो होती है आपकी आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, विद इन फीमेल्स बॉडी। तो जब फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म्स काउंट आप सबको पता है बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस में होते हैं, और ओवा का नंबर होता है बहुत कम, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता, थोड़ा सा सेल में फिर डेवलपमेंट होता है, वो 2 सेल स्टेज से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16, 16 से फिर 34, और उसके बाद पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा बढ़ता है जब, तब क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है अंतररोपण की प्रक्रिया, अंतररोपण। अब अंतररोपण की प्रक्रिया में क्या होती है, जाइगोट थोड़ा सा डेवलप करता है, और जब वो धीरे धीरे भ्रूण का रूप लेने लग जाता है, जब एम्ब्रियो के रूप में कन्वर्ट होने लग जाता है, तब उसके बाद जो दीवार होती है, इंटरनल दीवार जो होती है, जिसको आप कहते हैं वोम की इंटरनल दीवार के पास कहीं एक जगह पे इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि अटैच हो जाता है, तब शिशु का जो भ्रूण है, शिशु जो भ्रूण के रूप में है, वो माँ के शरीर से अटैच होने की जो प्रक्रिया है बच्चों, वही आपकी कहलाती है अंतररोपण, यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। अब जब इम्प्लांट हो गया, तब इम्प्लांट होने के बाद फिर उसके बाद माँ के शरीर से न्यूट्रिशन लेने लगता है बच्चा, और धीरे धीरे ग्रो करता है। गर्भावधि को कंप्लीट करने के बाद फिर प्रसव के थ्रू नए शिशु का आगमन हो जाता है। ये प्रक्रिया आशा करती हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाता है, तो अब आपको समझना है, पहले ये प्रोसेस आपको अगर समझ में आ गई कि किस तरह से होता है ये, तो उसके बाद फिर अब आपको क्या करना है, इन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें कौन कौन से मेन क्या क्या होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, तो इसको आपको अच्छी तरह से जानना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, पहले ये प्रक्रिया अगर समझ में आ गई, गैमेटोजेनेसिस, मैंने ये बोला कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो चाहे प्लांट्स में हो रहा हो, चाहे किसी जंतु में हो रहा हो, इंक्लूडिंग स्टेजेस होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयारी, मेल और फीमेल गैमीट्स का बनना और उनका ट्रांसफर होना, एक दूसरे तक पहुंचना। फर्टिलाइजेशन जो आपका होता है ह्यूमंस में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन, अगर सब कुछ ठीक चले और बहुत ज्यादा कुछ ऊपर नीचे ना हो, हार्मोन्स का उतार चढ़ाव ना हो, सब कुछ ठीक चले, तब होता है इम्प्लांटेशन, यानी सही तरीके से अगर सब कुछ स्वस्थ चल रहा हो तो आपका अंतरोपण होगा भ्रूण का। उसके बाद गर्भावधि कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक। तो इसमें जो सहायक ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, क्या होता है इसमें, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। जो टेस्टिस होते हैं ये बच्चों शरीर के बाहर पाए जाते हैं, ओवल शेप के होते हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द अब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रोटम, यानी जो टेस्टिस होते हैं उनका जो कवरिंग है, कवरिंग वॉल, वो कहलाती है, वो थैली जिसके अंदर टेस्टिस मौजूद होते हैं, वो थैली आपकी कहलाती है स्क्रोटम। उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। तो ये वर्डिंग्स आपको एज इट इज ही बच्चों डायग्राम बना के लेवलिंग करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्क्रोटम कैसा होता है, एक्ट्स एज टेम्परेचर रेगुलेटर, यानी कि स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम करता है और शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान, क्या टेस्टिस के तापमान को वो कम करके रखता है ताकि उसमें स्पर्म्स का निर्माण अच्छी तरह से हो सके। टेस्टिस कंटेन्स सेमिनिफेरस टिब्यूल्स दैट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाई जाती हैं जो 2 तरीके की सेल से मिल करके बनी हुई होती हैं। फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोगोनिया जो आपकी मेल स्पर्म सेल है, और सेकेंड वन इज सर्टोली सेल्स जो आपको स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं, सर्टोली सेल्स कहते हैं उसको। आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स देयर आर लीडिक सेल्स, उसके बाद फिर उसके बाहर की साइड में लीडिक सेल्स पाई जाती हैं। लीडिक सेल्स आर आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल सेल्स, यानी लीडिक सेल्स का ही दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स है। दे सिक्रीट द मेल हार्मोन। और उसके बाद फिर आपको एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ना है, रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, तो इतना आपको अगर अच्छी तरह से आ गया हो, ठीक है, अगर इतना अच्छी तरह से आपको आ गया होगा तो उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पढ़ना है आपको, कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। टेस्टिस क्या है, लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन हैं वो क्या कहलाते हैं, टेस्टिस कहलाते हैं। और स्क्रोटम कैसा है, टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम कर। हर एक लाइन से एक बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें बच्चों बन सकता है, हर एक लाइन से एक बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे टेस्टिस जिस डेंस कवरिंग के द्वारा कवर होते हैं वो कवरिंग क्या कहलाती है, तो डेंस कवरिंग क्या कहलाती है, स्क्रोटम कहलाती है। हर टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स हो सकते हैं ये पूछा जा सकता है, और वो कंपार्टमेंट्स क्या कहलाते हैं, तो कंपार्टमेंट्स कम से कम 200-250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहलाते हैं। जैसे ओव्यूल्स में लोक्यूल पाए जा रहे थे, उसी तरह से इसमें भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल के अंदर क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जिसमें क्या होता है, इसी के अंदर स्पर्म्स का निर्माण होता है। तो उसके आसपास क्या पाई जाती है, लीडिक सेल्स पाई जाती हैं, और लीडिक सेल्स को आप इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लीडिक सेल्स को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मेल सेक्स और एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी है, रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। देखिए ये चारों एक ही डक्ट है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक ही स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जो सबसे पहले पाया जाता है वो रीड टेस्टिस कहलाता है, उससे थोड़ा आगे जाएगा तब यही केनाल, आपकी वासा एफ्रेंसिया नाम दिया गया इसको, उससे थोड़ा और आगे चलेंगे तब यही केनाल आपकी एपिडिडाइमिस कहलाती है, और उसके बाद थोड़ा सा उसके और आगे चलेंगे तो यही पार्ट आपका वासा डिफरेंस कहलाता है। अब इसका डायग्राम के थ्रू आप इसको मैं अगले सेशन में समझा दूंगी कि कौन कौन सा पार्ट क्या क्या कहलाता है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन, यानी कि वीर्यसेचन की प्रक्रिया में ये हेल्पफुल होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, ग्लैंड्स हैं आपकी, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कौन कौन सी ग्लैंड्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके क्या क्या काम है
ये किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं उसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो पाए जाते हैं तो किस तरह से, मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस में उनको आप डिवाइड करके समझ सकते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो ये आपको जो इसमें वर्डिंग्स आ रही हैं बच्चों, उनको आपको अच्छी तरह से वर्डिंग्स को समझ लेना है और उसके बाद, क्योंकि 3rd, 4th, 5th सारे चैप्टर्स में यही वर्डिंग्स बार बार रिपीट होंगी, तो वर्डिंग्स अगर आपकी कंफर्म है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको समझने में फिर दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी मन लगा के पढ़ते रहें।